मेरे भाई अगर आपका भी एग्जाम 2027 में है और आप केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हो तो यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सभी वही प्रश्न है जहां से आपके पेपर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आपको यह पता चलेगा कि आप इस 35 ऑब्जेक्टिव में कितने प्रश्नों को सही कर पाए हो। जिसमें कि आपका पहला नंबर सवाल है कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है, यानी कि सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है उसकी संरचना कैसी होती है। तो ये फलक केंद्रित में होती है, यानी कि मेरे भाई FCC में होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई अगर पूछ दिया जाए कि CsCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है, तब आप लोग बताइएगा BCC में होती है, यानी कि मेरे भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होती है। NaCl पूछेगा तो FCC बताइएगा, CsCl पूछेगा तो BCC बताइएगा। ओके। और मेरे प्यारे भाई FCC में अगर आपसे परमाणुओं की संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर पूछेगा तब आप लोग 4 बताइएगा, लेकिन अगर इसी में कोऑर्डिनेशन नंबर पूछेगा तो 12 बता के चलिएगा। जितना भी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी मैं आज के क्लास में क्लियर करता चलूंगा मेरे भाई, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और आज देखिएगा मजा आ जाएगा आपको क्लास करके। देखिए यहां पे दूसरा नंबर सवाल आपके सामने ये रहा और पूछा जा रहा है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है। और यहां पे मेरे प्यारे भाई गलत कर देते हैं, अगर सिर्फ ब्रेवेस जालक पूछता तब आप लोग 14 लगा सकते थे, लेकिन अगर जैसे घनाकार क्रिस्टल आया ना तो इसमें ब्रेवेस जालकों की संख्या 3 होती है। 2 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा एग्जाम में बहुत बार आया है कि भैया मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, बताइएगा एक बार कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, तब आप लोग 7 बता के चलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। चलिएगा तीसरा नंबर सवाल को देखते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है, उससे पहले मेरे भाई एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट अपलोड करने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहां पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यानी कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। मेरे भाई तो आप बताओगे क्वार्ट्ज ग्लास जो है ना भैया, ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण ही तो है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा हम लोग चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है। किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवेस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है, तब आप लोग ऑर्थोरोम्बिक बता के चलते हो। 4 नंबर सवाल का जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो जी यहां पे प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है और आप लोग बताइएगा, पूछा जा रहा है घनाकार क्रिस्टल में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी होती है। और आप देखो ना, द अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड एटम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल मेरे भाई, और इसमें स्ट्रक्चर में पूछा गया है। तो आप बताओगे भैया अगर BCC में परमाणु पूछता है तो 2 बताते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है तो 8 बताते हैं। हमसे क्या पूछा है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो पूछा है, तो हम 8 बता के चलते हैं। बिल्कुल मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी को आप लगा सकते हो, जो कि करेक्ट हो जाएगा। परमाणु कितना तो 2 होता है। अच्छा BCC इकाई सेल में पूछा जाता है कि पैकिंग का एफिशिएंसी कितना होता है, तो 68% होता है और पैकिंग का जो वॉइड होता है वो मेरे भाई वो 32% होता है। ये बात भी आप याद रखना चाहोगे तो जरूर रखना, क्योंकि पेपर में छपा हुआ प्रश्न है। आइए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने ये आ चुका है और पूछा जा रहा है कि वह पदार्थ जो यहां पे देखो, वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है क्या कहलाता है, तो वो शॉर्टकी दोष कहलाता है। कम करने वाला शॉर्टकी दोष होगा, और लेकिन अगर उसी में अंतराली स्थान में फंस जाएगा तो वो फ्रैंकल डिफेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पर हैं मेरे भाई। अगर एग्जाम में ये पूछेगा कि निम्नलिखित में किस में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों दोष पाए जाते हैं, तब आप लोग बताओगे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड मेरे भाई, जिसमें
हैं कि शॉर्टकी तथा फ्रेंकल दोनों ही दोष पाए जाते हैं। ये बात आपको याद रख के चलना है। ओके, चलो ऐसे शॉर्टकी दोष में मैं बताऊं तो ये किस में पाए जाते हैं, NaCl में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं, पोटेशियम क्लोराइड में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं, उसके बाद CsCl में शॉर्टकी दोष पाए जाते हैं, लेकिन AgBr जो होता है इसमें दोनों दोष पाए जाते हैं। बस ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात तो यहां पे है। चलिएगा यहां पे 7 नंबर सवाल को देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है मेरे भाई, जितने भी साथी हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स नहीं लिए हो तो जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होगा, जिससे कि एग्जाम में आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस 50 से 60 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो मेरे भाई इससे बाहर एग्जाम में नहीं आता, क्योंकि यह हर एक साल के साथियों को दिया जाता है। और हमारे तरफ से क्या रहेगा, तो साथ में हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। इसका चार्ज मात्र 199 है। आप कॉल या मैसेज कर सकते हो 7070 82 16 85 नंबर पे। ओके, जिससे कि मेरे भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको 199 में और साथ में हिंदी और इंग्लिश का नोट्स बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो जरूर कॉल या मैसेज कर लीजिएगा इस नंबर पे, आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा, वो भी बहुत कम आसान भाषा में मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि आपको कम पढ़ना है और वही पढ़ना है जो परीक्षा में आएगा, वो हमारी गारंटी होगी। आइए प्रश्न देखिए, विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण क्या है। यहां पे एन एग्जांपल ऑफ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, यहां पे देखो क्वथनांक का उन्नयन होगा। अब किसे कहते हैं, 2 नंबर में आता है कि अनुसंख्यक गुणधर्म से आप क्या समझते हो। ऐसे नोट्स में सारा कुछ दे दिया गया होगा, जितने साथी ले लिए हैं वो तो पढ़ रहे होंगे ना। देखो, अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलियन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों के आकार या प्रकृति से इसका कोई लेन देन नहीं है। क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रासरणी दाब और वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, ये 4 ही उदाहरण है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म के। चलिए जी, यहां पे 8 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है हिमांक का अवनमन। यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा 9 नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। जिसका वांट ऑफ फैक्टर का मान अधिकतम होगा उसी का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। यहां पे यूरिया का भी 1 होगा, ग्लूकोज का भी 1 होगा, NaCl का I का मान जो है मेरे भाई 2 होगा, Na+ और Cl- इसमें 2 होगा, K2SO4 का I का मान मेरे भाई 3 होता है, इसलिए सबसे अधिक पूछा। इसका मतलब है कि K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट का हिमांक अवनमन सबसे अधिक हो जाएगा। आइएगा 10 नंबर सवाल को देखते हैं। HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होता है, 20.2% जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिएगा 11 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न आपके सामने है, द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है। तो कैथोड पर मैंने कैथोड और एनोड दोनों बताया था। कैथोड पर मेरे भाई क्या बताया था, कैथोड पर होता है मेरे भाई ऑक्सीकरण या अवकरण, ये पहले बता दो। तो कैथोड पर भैया अवकरण होता है। क्या होता है, अवकरण होता है। और अगर अवकरण हो रहा है तो इसमें सोडियम धातु मुक्त होता है। इसी तरह पूछा जा सकता है एनोड पर, तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीकरण होगा और इसमें भैया क्लोरीन गैस हमें मुक्त होता है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे जो सही जवाब होगा वो सोडियम हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां पे 12 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से क्या मुक्त करता है मेरे भाई, क्या मुक्त करेगा। तो 31.76 ग्राम तांबा को यह मुक्त करता है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक क्या होता है। जल्दी से एक बार बता के चलेंगे यहां पे क्या सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक तो आपने पढ़ा है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। और आपने ये पढ़ा है भैया सेल स्थिरांक बराबर क्या होता है, सेल स्थिरांक बराबर मेरे प्यारे भाई आप यहां पे याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट बात मैं लिख दे रहा हूं, सेल स्थिरांक बराबर L/A होता है। अब लंबाई को हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर काट देंगे तो बचेगा 1/cm।
इसको ऊपर करेंगे तो सेंटीमीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा, लेकिन यहां पे नहीं जाना है, L/A हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 का A आप लोग याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं मेरे प्यारे भाई। प्रश्न आ चुका है आपके सामने, बताइएगा। प्रश्न है यहां पे प्रश्न है, एक अभिक्रिया का वेग समीकरण जो है वेग बराबर ये दिया गया है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो सिंपल सा है, वेग ये दिया गया है, तो मैंने बताया था वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ पे योगफल, घात का योगफल 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल का जवाब बताओ। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है आपके सामने, बताओ जल्दी से। प्रश्न ये है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई निम्नलिखित में क्या होती है? बताएंगे तो वो समय इनवर्स होता है। सही जवाब आपका ए होगा 15 का। 15 का क्या होगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए हाफ लाइफ पूछा जाता है, तो हाफ लाइफ कितना होता है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ 0.693/K होता है। ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 का जवाब बताएंगे। कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है वह कौन सा है? कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है मेरे प्यारे भाई। वो 199 वाला नोट्स जरूर परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्रदीप भैया, आप भैया जानते हो ना, प्रदीप भैया से अगर पढ़ रहे हो, गारंटी ले लिए हैं, तो उतना को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, अभी से अगर आप स्टार्ट नहीं भी किए हो तो उसे जरूर खत्म कर लीजिएगा। चाहे आप कहीं भी पढ़ते हो लेकिन उसे नहीं पढ़ोगे तो भैया ऐसे काम गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन उतना को जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखो, ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या है? तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग सीधे रूप से बढ़ जाता है। 17 का ए करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 18 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा कि अधिशोषण की प्रक्रिया कैसी होती है? तो अधिशोषण एक पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण की प्रक्रिया मेरे भाई एक सरफेस एक्टिवेटर है। यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अधिशोषण क्या होता है भाई? अधिशोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के परमाणु, अणु या फिर आयन किसी ठोस या द्रव की सतह से ऐसे चिपक जाते हैं, वही होता है अधिशोषण। चलो आगे बढ़ते हैं। 20 का बताएंगे कि अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा क्या कहलाती है? अधिशोषण में मुक्त ऊर्जा अधिशोषण ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 21 का बता के चलो आप लोग। प्रश्न है ये, यहाँ पे है विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाता है? तो वैद्युत कण संचलन कहलाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लास को लाइक जरूर करते चलिएगा सभी साथी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में टीन का अयस्क कौन सा? एकदम बताना है अच्छे से भैया, टीन का अयस्क कौन सा है? एक बार तो पूछा था कि टीन का जो है ना संकेत क्या होता है? टीन का संकेत क्या होता? तो लिखा गया Sn, तो Sn जो है टीन का संकेत है मेरे भाई। एक बार पूछा गया था हीलियम का संकेत, तो He होता है। एक बार पूछा गया था लोहा का संकेत, तो Fe होता है। ये सब आपको याद रखना। अब देखो यहाँ पे अगर टीन का पूछा गया है तो देखो इसमें Fe है, तो कहीं ना कहीं भैया ये किसका अयस्क है? ये लोहा का अयस्क है, तो हमारा ये नहीं होगा। इसमें Al है, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कैसिटेराइट जिसमें कि SnO2 है, तो ये यहाँ पे टीन का अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन बी है। और गैलेना जो है इसमें ये लेड का अयस्क हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई ये 4 ऑप्शन जो देख रहे हो ना, 4 ऑप्शन, ये चारों को याद रख लो, क्योंकि 4 इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा गैलेना का अयस्क क्या, यहाँ पे गैलेना किसका है? तो लेड का है। कैसिटेराइट यहाँ पे टीन का है। मैग्नेटाइट लोहा का है। बॉक्साइट, यहाँ पे बॉक्साइट का सूत्र आया था एग्जाम में, Al2O3 × 2H2O, ये एल्युमिनियम का सूत्र है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा कि निम्नलिखित में बॉक्साइट का सूत्र कौन सा है? लो, मैंने अभी जस्ट बताया कि बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 × में 2H2O, बस याद रख लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस आगे नहीं बढ़ना है। एक बार आया था जो एग्जाम में, मैं बता देता हूं, एक बार आया था कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट का अगर मैं बताऊं, यहां पे कॉपर पायराइट
चलो यहाँ पे CuFeS2 होता है, ये बात याद रखिएगा। एक बार और आया था भैया, एक बार और आया था जिसे हम फ्रीऑन बता के चलते हैं, CCl2F2 होता है। अच्छा एक बार और आया था मेरे भाई, जानते हो एक बार और आया था जिसे हम H2S2O7 बता के चलते हैं और इसका नाम है ओलियम। क्या नाम है? ओलियम। ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टा के देखना, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का उपयोग होता है? तो सल्फाइड अयस्कों का। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते, एक बार ऐसे भी पूछा था कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा होता है? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा। चलो अगला बताओ, यहाँ पे प्रश्न है साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त होता है, क्या होता है? तो साइनाइड विधि द्वारा Ag, उसके बाद Au, यानी कि सोना चांदी हमें दोनों प्राप्त होता है। सिल्वर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल ये है, यहां पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बता दो। प्रकृति में मुक्त अवस्था में तो प्लेटिनम हो जाएगा। अगर प्लेटिनम नहीं होता तो हम लोग Au लगाते, यानी कि सोना लगाते। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न ये है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है मेरे भाई, लाभदायक होता है, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं, यहाँ पे ओर कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अपचयन से प्राप्त नहीं की जा सकती है? आप क्या बताओगे? एल्यूमिनियम हो जाएगा क्या? बहुत अच्छे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न ये है कि वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना क्या कहलाता है? वायु की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करना क्या कहलाएगा? तो निस्तापन कहलाता है, कैल्सिनेशन कहलाता है मेरे भाई, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे। यहां पे प्रश्न है कि फास्फोरस अणु को निरूपित किया जाता है, P4 से फास्फोरस अणु को निरूपित करते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रिप्रेजेंट करते हैं P4 से। अगला प्रश्न यहां पे है कि वह गैस जो जल के ऊपर एकत्र नहीं की जा सकती है वो SO2 है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो, संपर्क विधि में क्या बनता है? तो संपर्क विधि से क्या बनता है? H2SO4, यहां पे डी करेक्ट हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखिएगा। तो आप हमें बता सकते हो कि हेबर विधि से क्या बनता है? तो आप बताओगे हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। अच्छा बताना कि ओस्टवाल्ड विधि से क्या बनता है? ओस्टवाल्ड विधि से क्या बनता है? तो HNO3, जिसे आप नाइट्रिक अम्ल बता के चलते हो। अच्छा बता के चलिएगा डीकन विधि से क्या बनता है? तो डीकन विधि से Cl2 गैस यानी कि क्लोरीन गैस बनती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। चारों में कोई भी पूछेगा आप बता के आओगे, क्योंकि आप प्रदीप भैया से पढ़ रहे हो मेरे भाई। अगर इतना चीज मैं आपको यहाँ पे फ्री में दे रहा हूं तो सोच लेना वो 199 में आपको कितना चीज मिलने वाला है। उसी में हम आपका एग्जाम तक साथ रहेंगे, प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे एग्जाम तक मेरे भाई। देखो यहाँ पे है ओजोन कैसा होता है, देखो O3 होता है, एक होता है O2, ये ऑक्सीजन है, ये ओजोन है। तो ओजोन प्रतिचुंबकीय होता है जबकि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय होता है, याद रखिएगा। ओजोन अगर पूछा है तो प्रतिचुंबकीय, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण होता है? तो वो होता है हीलियम और ऑक्सीजन का। सही जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल पूछा जा रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था आप क्या बताओगे? देखो मैं बता देता हूं, ऐसा प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। कोई भी भैया अगर यहाँ पे तत्व अगर मूल रूप में हो, कोई भी तत्व है लेकिन अपने मूल रूप में है, तब आप क्या बताओगे? उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता। अब कैसे भैया मूल रूप तत्व, ये हम नहीं समझे। देखो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? ऑक्सीजन O2, मतलब ऑक्सीजन को हम O2 ही लिखते हैं। अब O3 मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है। और अगर ऐसा पूछेगा, इसका पूछेगा तो ऑक्सीकरण 0 हो जाएगा। अच्छा हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं तो भैया इसका भी हम 0 लिखेंगे। उसके बाद P4 जो लिखे ना, P4 ऊपर में लिखे थे ना, उसका भी ऑक्सीकरण 0 होगा। अगर पूछेगा ना कि S8 का क्या होगा, इसका भी 0 होगा। बस ये याद रख लो, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी तत्व अगर आप
अपने मूल रूप में है, इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। ओके, तो इस क्लास में हमने पूरे 35 क्वेश्चन को कवर किया और आप लोग कमेंट करके बताइएगा इस 35 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, ये कमेंट करिएगा। और मेरे प्यारे भाई, क्लास कैसा लगता है ये भी कमेंट किया करो। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है, तो ज्वाइन भी किया करो। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा। मिलते हैं फिर।